उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी अतीक अहमद और उससे भी बड़ा उसका खौफनाक संसार। कई सारे ऐसे लोग हैं जो विक्टिम बने, कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अतीक अहमद से लड़े। तमाम ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो अतीक अहमद से लड़े और उसके सामने में उन्होंने वह चीज़ दिखाई जिसे पुलिसिया रौब भी कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसका साम्राज्य बढ़ता रहा। कुछ चंद ऑफिसर ऐसे हैं जो उसके सामने बिल्कुल नहीं झुके। उन्हीं में से एक हमारे साथ आर के चतुर्वेदी सर हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। सर, सबसे पहले टीवी9 भारत पर्स में आपका स्वागत है। किस तरीके से आपका जो है अतीक से मतलब पाला पड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं? देखिए, मैं पुलिस सर्विसेज में आने से पहले जेल सर्विसेज में रहा हूँ और 84, 85, 86 इस पीरियड में मैं नैनी सेंट्रल जेल का एडिशनल सुपरिटेंडेंट रहा हूँ। ये वो पीरियड था जब अतीक अहमद की हैसियत एक इलाके के गुंडे से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो मैं उसको तब से जानता हूँ। तो मेरी निगाह में चाहे कहीं भी कुछ भी बन गए हों, जब अतीक अहमद या उनका नाम या उनका व्यक्तित्व तो मेरे सामने आता था तो मुझे सन 86 वाला वही अतीक अहमद नज़र आता था। तो इसलिए कभी मुझे किसी तरह का उसको हैंडल करने में किसी तरह का तनाव, किसी तरह का वो नहीं महसूस हुआ। और मैंने वो दिन देखे जब वो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े होते थे कि साहब हमारी कोई सामान है, हमारा पहुंचवा दिया जाए या हमारी मुलाकात करा दी जाए। तो जो अकॉर्डिंगली जो जेल मैनुअल्स के रूल होते थे उनके हिसाब से हम लोग काम करते थे। बट कहते हैं ना कि जो किसी के बारे में जो उसका फर्स्ट साइट होता है वही आपके दिमाग में होता है। तो इसलिए मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ज़रूर ये बात सही है कि मेरी नौकरी में इलाहाबाद बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा। मैं इलाहाबाद की पैदाइश हूँ, इलाहाबाद का पढ़ा लिखा हूँ, जेल सर्विसेज इलाहाबाद में की, पुलिस की शुरुआती नौकरी में इलाहाबाद में अंडर ट्रेनिंग रहा और आखिरी फील्ड पोस्टिंग में मेरी आईजी जोन इलाहाबाद की रही। तो बीच में कभी टकराव तो नहीं हुआ। बट आईजी जोन होने के बाद कुछ ऐसे मौके आए और उसकी सबसे बड़ी वजह है, मैंने आपको बताया कि मैं इलाहाबाद का सब कुछ जानता था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि जो सूचना इंस्पेक्टर को नहीं मिलती थी, बीइंग इलाहाबादी, आई कुड गेट दैट, वो मुझे मिल जाती थी। और जिसको कहेंगे कि अगर वहाँ की भाषा में कहें तो कच्ची बात पता चल जाती है इसके पीछे क्या है। और जाहिर सी बात है कि पुलिस ऑफिसर होने के नाते और 30-35 ईयर्स की नौकरी के नाते अगर कोई चीज़ सूचना मिल जाती है या कोई चीज़ पता लगती है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको रिएक्ट करें, उस पर अकॉर्डिंगली हम उस पर कार्रवाई करें। मैं बीच में आपको रोकूंगा। सबसे पहले मैं उस 85-86 के दौर में ही जाना चाहूँगा। उस समय अतीक एक सामान्य अपराधी था और उसमें किसी तरह का रौब और दूसरी तरह की चीज़ें नहीं थी। बहुत आराम से बात करता था और सब कुछ करता था। बिल्कुल एक सिंपल अपराधी था, चकिया इलाके का रहने वाला, और ही वॉज नोन एज अतीक चकिया एट दैट टाइम। अच्छा, अतीक चकिया। अतीक चकिया होता है ना, बहुत बार फलानापुरी टाइप का इस तरह से बहुत होते हैं कि गांव का नाम, मोहल्ले का नाम से उनकी आइडेंटिटी होती है। तो 1986 में इलाहाबाद में कम्युनल राइट्स हुए थे। कम्युनल राइट्स में सबसे पहले अतीक का नाम क्रिमिनल था, बट उसका एक जाति, एक धर्म विशेष के नेतृत्वकर्ता के रूप में सबसे पहले उसका नाम सन 86 में आया। और उस समय जब इसको पुलिस ढूंढ रही थी और हो सकता है कि ये कहीं इसके साथ बड़ी घटना हो जाती हो, बट इसने अपनी पुरानी जमानत कटाई और ये किसी तरह जेल में दाखिल हो गया। उस समय इसके ऊपर एनएसए लगा। अच्छा। चूँकि दंगा बड़ा हुआ था और प्रशासन ने फिर जितने लोग उसमें एक्टिव थे उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कार्रवाई की। उस एनएसए लगने के बाद इसका स्टैंडर्ड बढ़ गया। उसके बाद 89 में इसका गुरु था चांद बाबा, जो इसका गुरु कहिए या इसका अपोनेंट कहिए, और इससे बहुत ज़्यादा मजबूत था क्राइम फील्ड में। चांद बाबा का मर्डर हो गया। चांद बाबा के मर्डर के बाद अतीक का इलाहाबाद वेस्ट की क्रिमिनल वार्ड पे, वहाँ की पॉलिटिक्स पे एक तरह से एकाधिकार स्थापित हो गया। मतलब चांद बाबा के मर्डर के बाद वो अतीक चकिया से अतीक अहमद हो गया एक तरीके अहमद, मतलब हाँ, अतीक नेताजी हो गए। नेताजी हो गए। उसके बाद से फिर लगातार इनका सफ़र बढ़ता चला गया। फिर ये पॉलिटिक्स में गए, ज़मीनों के धंधे में गए, बहुत सारी चीज़ें करते रहे। तो करते करते फिर पॉलिटिक्स में आकर के इसे मौका मिला, ये विधायक हुआ, निर्दलीय भी हुआ, पार्टियों से भी हुआ, सांसद भी हुआ। तो एक ये पॉलिटिकल नेसेसिटी ऑफ दैट एरिया बन गया।
चाहे कोई भी पार्टी। तो ये जब दंगे हुए थे इलाहाबाद में, तो उस समय क्या इसको ऐसा लग रहा था कि इसकी जान चली जाएगी या इसको मार दिया जाएगा, इसलिए जानबूझ के ये जेल में आया अपने आप को बचाने के हाँ, लिए? जो इसकी तलाश पुलिस कर रही थी, क्योंकि ये वांटेड हो गया था और पुलिस को इसकी तलाश थी। तो उसने एक मेजा क्षेत्र में एक थी दफ़ा 25 का कोई मुकदमा था, उसमें अपनी जमानत कटा करके ये चुपचाप जेल में दाखिल हो गया। जेल के अंदर जब पता चला तो फिर उसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट किया गया कि अब इसको आप ढूंढ रहे हैं, वो तो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। देन फिर उन्होंने NSA इसके ऊपर लगाया और फिर उसकी वजह से 1.5 साल ये जेल में रहा। तो उसी से इसका अपग्रेडेशन हो गया। उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा? तो उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं गया। परिस्थितियाँ अनुकूल होती गई इसके, पॉलिटिकल संरक्षण मिल गया, पैसा मिल गया। कहते हैं कि एक बड़ी खौफनाक घटना के बाद ये किसी न किसी को लॉन्च करता था, मसलन चांद बाबा के मर्डर के बाद इसने अपने आप को राजनीति में लॉन्च किया। हाँ, डेफिनेटली। वो तो देखिए ये तो जो क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है, वो लॉन्च करे या फिर उसका फ़ायदा उठाए, दोनों चीज़ें हैं। अगर किसी को लाना है तो लॉन्च करेगा, और फ़ायदा उठाना है तो उसके बाद अपना व्यापार बढ़ाएगा, अपना धंधा बढ़ाएगा, धमक बनाएगा, हनक बढ़ाएगा। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल किया है इसने। भाई जब अशरफ चुनाव हारे और राजूपाल चुनाव जीते और अशरफ हारा, उसके बाद राजूपाल की हत्या करके हनक ही तो कायम की कि भाई अगर कोई हमें हराएगा तो फिर वो रहेगा नहीं। तो ये हनक ही तो है। इसका साम्राज्य प्रयागराज से बाहर कैसे निकला? देखिए, जब मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जब आपके पास पैसा वैसा हो जाता है तो आपके बहुत सारे नए नए शुभचिंतक हो जाते हैं, आपका क्षेत्र विस्तार हो जाता है। तो उसी तरह से उनको जहाँ भी अनुकूल परिस्थितियाँ मिली, इसने अपना विस्तार किया। कहते हैं पूरा प्रयागराज को इसने अपने कब्जे में ले लिया था एक ज़माने में। कोई भी पार्टी विशेष का व्यक्ति हो, अतीक से डरता था। डरना तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वहीं पे भाई राजूपाल ने इसका सामना किया, पूजा पाल इसके खिलाफ लड़ करके विधायक हुई, और हर चुनाव में लोग इसके खिलाफ भी खड़े होते रहे। तो ऐसा नहीं कि डरता रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि एक जो आपराधिक जगत है उसमें इसने अपना एक स्थान बना ही लिया था। हाल के दिनों में कैसे ये मतलब एक तरीके से कहते हैं पकड़ा गया? क्या शासन प्रशासन की मुस्तैदी थी या फिर वजह कुछ और रही? तो दोनों चीज़ें थी। ये 2015-16 में मैं वहाँ था, और 2-3 इंसिडेंट्स मेरे सामने आए जिसमें कि मतलब पुलिस ने स्टैंड लिया और जो ये चाहता था नहीं कर पाया। उसके बाद वो 2-3 घटनाएं हैं, उसका इतना डिटेल में करना, बट ये ज़रूर था कि पुलिस ने स्टैंड लिया एंड ही कुड नॉट सक्सीड। उसके बाद किन्हीं परिस्थितियों में मेरा स्थानांतरण हो गया, तो जाहिर सी बात है मन बढ़ जाता है। तो एक इलाहाबाद में नैनी में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट होता था जब हम लोग स्टूडेंट थे। वो यूनिवर्सिटी सिवाट्स या कुछ इस नाम से, शियाट्स और सुवाट्स के नाम से, ये अल्पसंख्यक क्रिश्चियन बिरादरी की यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर की है। तो 2016 के में किसी समय, मुझे समय याद नहीं एग्जैक्टली, अपने किसी गुर्गे के लड़के के नंबर कम थे या ज़्यादा थे, कुछ इस तरह की मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, और ये वहाँ पहुँच गया और इसने वहाँ खुलेआम नंगा नाच किया। दरवाजा शीशे तोड़ना, पीटना लोगों को, एक तरफ से मतलब जिसको कहते हैं नंगा नाच, जो वर्ड से जो चीज़ आपके समझ में आए सब कुछ किया। वो सारे का सारा रिकॉर्ड हो गया कैमरों में, CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। और फिर वो, चूँकि वो लोग भी मजबूत लोग थे, तो ये सारी चीज़ें चैनल्स पे खूब चली। चैनल पे चली इन खबरों का हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, और हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे मुकदमा कायम हुआ, गिरफ्तारी हुई वो दिन और आखिरी दिन। तब से अतीक लगातार जेल में ही बना रहा। मतलब वो जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जो कुछ भी हुआ वो उसका अंतिम हुआ, ये उसका नहीं, अंदर से तो जो भी करता रहा वो, बट इसके जेल जाने की शुरुआत शुरुआत से हुई। अच्छा। और उसके बाद हाई कोर्ट ने इसकी सारी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाई, और बहुत सारे मुकदमे में प्रोसीडिंग्स स्टे थी। कोर्ट ने सिंगल ऑर्डर से वो सारी प्रोसीडिंग स्टे ख़त्म कर दी, और उसके बाद सब पे ट्रायल शुरू हो गए। जमानत भी लेने पर उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस टाइप के लगा दिए थे कि वो अगर इसको किसी मामले में जमानत दी जाती है तो वो भी अंडर सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट होगी। तो उसकी वजह से जब ये अंदर गया तो फिर ये अंदर ही गया। फिर मौजूदा सरकार ने इसके खिलाफ जो मुकदमे थे उसमें पैरवी बहुत मजबूती से की। वकीलों की अच्छी फौज वगैरह खड़ी, वकीलों की अच्छी फौज हुई, हर तारीख पे गवाह पहुँचे।
अच्छा, इसी दौरान ये राजूपाल हत्याकांड की सीबीआई की तफ्तीश जो लगभग क्लोज की तरफ थी, उसे भी इस कोर्ट के ऑर्डर से वो सीबीआई को चली गई। तो सीबीआई ने भी वो शुरू की, फिर ये उमेश पाल का अपहरण था, ये भी शुरू हुआ। तो मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि जो प्रोसिक्यूशन वाला सिस्टम था वो हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इनिशिएट हुआ था, वो इस सरकार के आने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से इफेक्टिवली शुरू हो गया कि कोई तारीख पे गवाह मौजूद हो जाएं, उनकी गवाही हो जाए, कोई गवाह से पलटे नहीं, जो उसने गवाही दी है उस पर खड़ा हो। तो जो सरकार का जो ये पैरवी वाला वो था, प्लस उसके साथ जो एक एक्शन चल रहा है उनकी संपत्तियों के ध्वस्तीकरण का, कब्जे का हटाने का, तो कुल मिलाकर के जो हाई कोर्ट के इनिशिएटिव से शुरू हुई चीज़ इस सरकार में परिणति पर पहुंच गई। अभी जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसको देख के मतलब क्या लगता है कि कैसे पुलिस ने एक्ट किया और क्या यही इसकी मतलब इतिश्री देखिए, थी? मेरा अपना मानना है उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ है वो जो एक टूटते हुए वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने का प्रयास था। तो लगातार एक्शन से लोगों को लगने लगा था कि इसका साम्राज्य खत्म हो गया, और इसे भी ये मैसेज होने लगा था कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो भाई क्रिमिनल का खौफ ही तो जब कुछ है, अगर क्रिमिनल का खौफ ही खत्म हो जाएगा तो फिर उसका बचेगा क्या? Then he is an ordinary man। दिन दिहाड़े सब कुछ इसीलिए इन्होंने खुले मुंह से हत्याएं की, खुले मुंह से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद भी घटनाएं की। तो इट वाज जस्ट गिविंग ए मैसेज। जिसमें ये नाकाम रहा। उस समय तो काम कर गया, बाद में खैर पुलिस एक्शन तगड़ा हुआ, लोग शूटर्स मारे गए, अंत में इनका भी समाधान हो गया। आपको लगता है अतीक को इस बात का लेश मात्र भी ये नहीं होगा कि इतना रिटेलिएशन हो सकता है? नहीं, इतना नहीं हुआ हो रहा होगा, अदरवाइज करता ही नहीं। उसकी पत्नी तो मुकदमा वो चुनाव लड़ने जा रही थी, तो अगर उसे लगता कि इतना तगड़ा रिटेलिएशन हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसको समझ नहीं पाया। उसे लगा कि जैसे बहुत बार होता था, ये भी इस बार हो जाएगा। मतलब टाइमिंग के मामले में गलत हो गया एक तरीके से, मुझे लगता है। जिस हिसाब से एक एक को चुन चुन कर पुलिस सबको पकड़ रही है या फिर इनकाउंटर हो जा रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि अतीक का साम्राज्य अब खत्म हो रहा है या ढह चुका है या ढहने के कगार पे? ढहने के कगार पे कह सकते हैं। अगर इस कार्रवाइयाँ इसी तरह से चलती रहीं तो जैसे बहुत सारे बड़े बड़े माफिया थे, श्री प्रकाश शुक्ला खत्म हो गया, विकास दुबे खत्म हो गया, बहुत सारे लोग खत्म हो गए, तो इनका भी खत्म हो सकता है, बशर्ते कार्रवाई उसी तरह से चलती रहे। और जो आइडेंटिफिकेशंस हुई हैं प्रॉपर्टीज़ की, उन पे ये ना हो कि ये ख़त्म हो गया, वो कार्रवाइयाँ ठप। मतलब अर्थतंत्र पे जोर देना ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अर्थतंत्र के बिना कोई भी तंत्र नहीं चल सकता। अभी आपने तो अतीक को मतलब एक तरह से कह सकते हैं बचपन से लेकर जवानी तक देखा, मतलब पहली बार जब वो जेल में गया तब से लेकर और उसके असैसिनेशन तक का ये देखा। उस समय की अतीक और अब के अतीक में कोई फ़र्क नज़र आ रहा था आपको? हाँ, डेफिनेटली। ये जो आदमी हाथ जोड़े खड़ा रहता हो, अगर आपके सामने हाथ खड़ा हो के ये कहे कि मैं 3 बार का सांसद हो, 3 बार का विधायक और 5 बार का फलाना हूँ, तो डिफरेंस तो था ही था। अब ये भले था कि वो भले ने मुझे पहचान रहा हो, मैं तो उसे जान ही रहा था, और मैंने फिर उस समय बहुत शालीन तरीके से पेश आता था, कहीं कोई रौब नहीं था। बेटली ऐसा है। देखिए, मतलब ये बाहर की दुनिया के लिए बड़े से बड़ा अपराधी जेल के अंदर सीधा चलता है। अच्छा। बड़े से बड़ा अपराधी जेल के अंदर सीधा चलता है, वहाँ गुंजाइश नहीं टेढ़े चलने की। ये है कि प्रशासन जेल का भी मजबूत होना चाहिए, वो वीक ना हो। तो बड़े से बड़ा मतलब, अब आपने छेड़ ही दिया, तो मैंने चार्ल्स सोबराज को ज़मीन पर सोते हुए देखा है। अच्छा, अब तो नहीं रहा दुनिया में। नहीं रहा, बट आई हैव सीन हिम कि ज़मीन पे कंबल पे सोया हुआ। आई हैव सीन। दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज, बिकनी किलर। बहुत सारे लोगों को देखा 3 साल की जेल की नौकरी में। और नैनी जो होती है, नैनी वो भारत मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे संवेदनशील जेल है, तो जितने खतरनाक टाइप के लोग होते थे तब और भी थी, तो बहुत सारे खतरनाक टाइप के लोगों को हमने देखा। लेकिन जेल के अंदर सीधे चलते हैं, जेल के अंदर कोई टेढ़ा नहीं चलता, बशर्ते जेल का प्रशासन दृढ़ हो, स्ट्रिक्ट हो, स्टैंड लेने वाला। अशरफ के साथ भी कभी आपकी कोई कभी कोई, ये बात की पैदाइश है सब। अच्छा।
अतीक ने व्यक्तिगत तौर पे कभी आप लोगों को धमकाने की कोशिश की या इतनी बात? औकात नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी। देखिए, पुलिस तो पुलिस है। वंस अ पुलिसमैन, चाहे वो किसी भी पद पे हो, वो पुलिस वाला ही होगा। और बहुत आसान नहीं होता धमका देना, और तब जब आप खड़े होने को तैयार हो। उसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि कई बार कोर्ट को भी मैनेज कर लेता था, मसलन जज साहब भी सुनने को तैयार नहीं होते थे और अपने आप को रेस्क्यू कर लेते थे अब इस कैसे। पे मैं, चूँकि जुडिशरी से रिलेटेड मैटर है, मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन देखिए, संभव है, वो भी इंसान होते हैं। और अभी भी जिस तरीके से, मतलब मैंने तो वो मंज़र देखा, हालांकि इलाहाबाद में जब पिछली पेशी में वो आया था तो लोग यही कह रहे थे कि उसको फांसी दो और उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो ये बदलते हुए वक्त की तस्वीर थी या लोगों का अतीक के अंदर का डर ख़त्म हो गया था जब वो? देखिए, ये दोनों चीज़ एक ही तो हुई। जब वक्त बदलेगा तभी तो भय खत्म होगा। तो वक्त बदला तो लोगों का भय खत्म होने लगा, उनका गुस्सा, उनकी भावनाएं उबाल लेने लगी। ये तो इंटर रिलेटेड चीज़ है। मैं एक चीज़ और देख रहा था, गौर करने वाली बात है। ये पूरा इलाका, चाहे मऊ हो या फिर बांदा हो या चित्रकूट हो या प्रयागराज हो, ये सब उसका इलाका है। साबरमती जेल से जब पहली बार वो आ रहा था तो मैं झांसी से स्कॉट करते हुए आ रहा था। डेफिनेटली सारे मीडिया वाले कवर कर रहे थे, मैं भी। सड़क के दोनों ओर जो है लोग मोबाइल फ़ोन लेके उसको, मतलब कवर करने के लिए अपने मोबाइल में खड़े थे और लोग हंस रहे थे। देखिए, ये तो मैं आपको हो सकता है कि अच्छा ना लगे, ये तो आप मीडिया वाले हैं, जिसको जो चाहे तो बना दो। जब आप कैमरा लेके किसी के आगे पीछे चलोगे तो लोग भी फोटो बनाएंगे। तो ये तो आप लोगों के हाथ में, आप जिसको चढ़ा दो, जिसको चढ़ जाए। नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि क्या ये वही लोग थे जो 5 साल पहले तक उसके नाम से खौफ खाते थे, अगर अतीक गुजर रहा है तो घर में घुस जाते थे, लेकिन आज अतीक गुजर रहा है तो सड़क पे खड़े होके उसी अतीक का फ़ोटो खींच रहे हैं उसके सामने? अब मैं इस पे बहुत इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए, उसका आना जाना एक ऐसा मीडिया हाइप हो गया था। ये हर आदमी देखना चाहता था कि ये कौन है, कैसे जा रहा है, कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, कितनी मीडिया की लगी, गाड़ी पलटेगी कि नहीं पलटेगी। तो ये सारी क्यूरियोसिटी थी। तो ये क्यूरियस भीड़ थी, वो जो जानना चाहती थी कि जिसके बारे में इतनी सारी खबरें आ रही हैं वो है कौन। कहते हैं उसको ज़मीन का बहुत शौक था, ज़मीन, गाड़ी और विदेशी कुत्तों का, और प्रयागराज में जिस ज़मीन पे उसकी नज़र पड़ती थी वो उसकी हो जाती थी। उसकी कोशिश होती ही थी डेफिनेटली। जब आदमी विस्तारवादी होता है तो इस तरह की हरकतें करता है। बहुत सारी ज़मीनें अभी पिछली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे ज़मीनें खाली कराई गई, बिल्डिंगें गिराई गई, बहुत कुछ हुआ है। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में और इंसाफ की और जांच की, दोनों की गुंजाइश और ज़्यादा है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके? और जांच होनी चाहिए, उन संपर्कों की होनी चाहिए जिनका ये प्रयोग करता था, जो इसकी संपत्ति की होनी चाहिए। और ये भी पता लगना चाहिए कि अगर इस तरह से घटना हुई है, क्या इसके पीछे कोई और भी तो नहीं है, ये तीन सरफिरे लड़कों का ही करतूत है। सच्चाई सामने आनी चाहिए। मतलब जो 3 शार्प शूटर हैं, उनकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि वो लोग कौन है, उसके पीछे का मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा नेता हो जिसको लग रहा हो कि क्या उसका नाम सामने आएगा तो वो इस तरह नेता से? तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये चूंकि इसके संपत्तियों पर लगातार प्रयास हो रहा था, तो कुछ कह नहीं सकते। बस ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि केवल ये तीन सिरफरों को करतूत है या इसके पीछे कोई दिमाग भी है। इंटरनेशनल साजिश की भी बात हो रही है, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता? मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरनेशनल साजिश होगी इस घटना के पीछे। ये है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, खास करके पैसों का इस पूरे मामले में। 1600 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर अब लिया ये है। सब चीज़ें जब चीज़ें, मतलब ये कब कोई सरफरा भी कर सकता है, ऐसे बहुत सारे मैटर हुए हैं। यहीं आपके लखनऊ में एक उसके थे, अपनी हिंदू महासभा के नेता थे कमलेश तिवारी। नाम कमाने के लिए दो आदमी गुजरात से आए, गला काट के चले गए। कोई प्लानिंग नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, नथिंग, एवरीथिंग नथिंग, कुछ नहीं था। और मैं चूँकि यहाँ एसएसपी रहा हूँ तो मैं कमलेश तिवारी को भी जानता था। तो उसमें, उस घटना में बहुत सनसनीखेज घटना थी, लेकिन कोई तीसरा बैकग्राउंड, कोई तीसरा पीछे था ही नहीं। दो लड़के, उन्होंने पढ़ा, उनका दिमाग घूमा, वो आए मिठाई लेकर के, उनको कमलेश तिवारी को नीचे बुलाया, गला काटा, चले गए। वो तो उसमें जो मिठाई लेके आए थे उसमें पर्ची निकल गई, जहाँ से उन्होंने अहमदाबाद से मिठाई खरीदी थी, उस पर टाइम लिखी थी, वहाँ वीडियो फुटेज निकाला गया, लड़के आइडेंटिफाई हुए, पकड़ लिए गए। कोई पीछे कुछ नहीं था। तो कोई सरफरा भी कर सकता है, यू कांट से।
या इतनी दुश्मनी है, इतने लोगों को इन लोगों ने वो किया है, उनमें से कोई करा सकता है। आपको लगता है कि अभी 2-3 लोग बहुत ही हॉट लिस्टेड हैं, जैसे कि शाइस्ता, उसकी पत्नी, गुड्डे मुस्लिम और साबिर, तो इन लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द हो पाएगी? होनी चाहिए, क्योंकि पूछताछ 3 दिन पूछताछ हुई है, तो कुछ तो क्लूज मिले होंगे। पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उससे अभी तक आप संतुष्ट हैं? हाँ, डेफिनेटली पुलिस अपना काम कर रही है, ठीक कर रही है। चलिए, तो पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है और ये वो अतीक है जो एक ज़माने में अतीक चकिया हुआ करता था, और अतीक चकिया से लेकर अतीक अहमद तक की बनने की कहानी है। और ये कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जिसके सामने में वो भीगी बिल्ली बन के रहा, लेकिन ये बात भी सही है कि 40 साल में उसने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जिस साम्राज्य का अब अंत होता दिख रहा है। कैमरामैन विजय के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।